वर्ष 2000 से 12 तक मैंने विभिन्न मुद्दों पर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, घेराव, आरटीआई, पीआईएल ये सब कुछ किया। इसी काम के दौरान ये समझ पैदा हुई कि सरकारों को कैसे घेरा जाता है, आईएएस अफसर नौकरशाहों को थर्ड डिग्री में कैसे लिया जाता है। सन 2012 में सौहार्द मंच के साथ माइनॉरिटी इशू पर काम करने का मौका मिला। मुद्दे थे 15 पॉइंट प्रोग्राम। 15 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में मुझसे पहले बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सौहार्द मंच के साथ जब ये मौका मिला तो मैंने इस पर काम शुरू किया। 15 पॉइंट प्रोग्राम से मुताल्लिक मैंने पीएम प्रधानमंत्री कार्यालय से ही 15 बिंदुओं पर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, जैसे कितना बजट एलोकेट हुआ, किस तारीख में किस स्टेट को कितना बजट दिया गया, कितना काम हुआ और कितना बाकी है, भौतिक सत्यापन कब हुआ, मूल्यांकन कब हुआ। भारत सरकार से पीएम प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि बजट की डिटेल जो है वेबसाइट पर उपलब्ध है, वो देखी जा सकती है। अलबत्ता भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता, मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो ये जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया कि एक 15 पॉइंट प्रोग्राम जो सच्चर की रिकमेंडेशन पर इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसके लिए एक अल्पसंख्यक मंत्रालय कायम किया गया, उसका भौतिक सत्यापन नहीं होता, मूल्यांकन नहीं किया गया, तो फिर व्हाट इज़ दिस। यही सारे सवाल मैंने स्टेट लेवल से पूछना चाहे, जिन 88 डिस्ट्रिक्ट में मल्टी सेक्टोरल कार्यक्रम चल रहा है। जब उन सीएम से पता किया तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी सीधा जवाब दिया कि ये बेनिफिशियर्स के नाम पतों की लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है और जो है स्टेट पर इसकी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। फिर 88 ज़िलों से जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां 15 पॉइंट प्रोग्राम और एमएसडीपी के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब से अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए और भौतिक सत्यापन कब हुआ, मूल्यांकन कब हुआ, बेनिफिशियर्स कितने हैं, मासिक त्रिमासिक बैठकें इसकी समीक्षा के लिए कब हुई। तो सब ने हाथ खड़े कर दिए। बड़ी हैरानी हुई और ये पता लगा कि इसका मतलब सरकार के पास डबल स्टैंडर्ड है। सरकार की योजनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो वो योजना जिस पे अमल किया जाता है और एक वो योजना होती है जो पटारे में बंद रहती है और डकार ली जाती है, या फिर इलेक्शन जब करीब आता है तो उस पिटारे को खोला जाता है, उन योजनाओं को दिखावा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट हासिल किया जाता है। इसी तरीके से हमने मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानकारी चाहिए तो पता ये लगा कि एमएसडीपी 88 ज़िलों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 3780 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, 166 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बाकी लैप्स हो गया। जब हमने डिटेल में जा कर के ये देखना चाहा कि इनके बेनिफिशियर्स कौन हैं, आखिर ये जो 166 करोड़ रुपया खर्च हुआ किन लोगों में और किस क्षेत्र में खर्च किया गया, तो उत्तर प्रदेश के 21 ज़िले हैं, उसमें हमने जाकर भी देखा और वो इन्फॉर्मेशन आरटीआई के ज़रिए भी ज़िला अधिकारियों से जुटाई तो पता ये लगा कि इस योजना का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये सीधा सीधा हमने भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, एडवोकेसी की, तो इतना ज़रूर हुआ कि केंद्र लेवल पर गाइडलाइन तैयार हुई, एमएसडीपी का जो पैसा होगा किन क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा और उससे पहले क्या क्या कार्रवाइयाँ होंगी, ये सब पता लगा। इसी तरीके से सच्चर की रिकमेंडेशन पर चलाई गई योजना के बारे में हमने जो है मालूमात हासिल की। प्रधानमंत्री कार्यालय से बताया गया कि सच्चर ने टोटल 76 सिफारिशात की थी और उस 72 पर अमल किया गया। जिन 72 पर अमल किया गया उनकी डिटेल में हमने जब जानना चाहा तो वो नाकाफ़ी था और सच्चर की रिकमेंडेशन की जो 4 सिफारिशात थी, जो पूरी सिफारिश की एक तरीके से कहा जाए कि रूह थी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। वहीं से हमें पता लगा कि अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास के नाम पर 2009 में 17 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया, अलबत्ता उस पर काम शुरू नहीं किया गया है। तब हमने सरकार के साथ एडवोकेसी की कि जो पैसा आप 2009 में जो है बजट स्वीकृत करते हैं और 2012 तक भी बाहर नहीं लाते, 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ख़त्म होने जा रहा है, आखिर ये पैसा किस लिए जो है स्वीकृत किया गया था। सरकार के साथ एडवोकेसी की गई, अल्पसंख्यक मंत्रालय को लिखा गया, तब सरकार प्रेशर में आई
और उसने 6 जून 2013 को नई रोशनी के नाम से एक योजना चलाई, जिसमें 40,000 अल्पसंख्यक महिलाओं में लीडरशिप डेवलपमेंट करना था, जो एनजीओ के माध्यम से होनी थी, जिसमें 25% गैर अल्पसंख्यक महिलाएं भी शामिल थीं। अगर ये आरटीआई फाइल ना की होती, सौहार्द मंच के साथ ये काम शुरू ना किया गया होता, तो मैं समझता हूँ ये पैसा सीधा सीधा डकार लिया जाता। इसी तरीके से वहीं से एक परत और खुली, जिसमें 17 करोड़ रुपया सीखो और कमाओ योजना के साथ अल्पसंख्यकों में जो है काम बढ़ाने के तहत ये काम शुरू किया जाना था। वो काम भी रुका रहा। फिर उस पता ये लगा कि एक हुनर नाम से स्कीम शुरू करने का प्लान था 2009 में, लेकिन उस पर 2013 तक काम शुरू नहीं किया गया। जब आरटीआई से ये तमाम जानकारियां मिली, फिर इस पर दोबारा से एडवोकेसी की गई। तब 13 और 14 में, जो 4 जनवरी 2014 को एक लेटर मुझे मिला है, उसमें बताया गया कि इस पर जो है काम की शुरुआत हो रही है और हमने एनजीओ से इस पर एप्लीकेशन मांगी है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों के नाम पे बनी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करने में कितनी जो है संजीदा है। उत्तर प्रदेश में यूनानी चिकित्सा पैथी के तहत 54 जिलों में 253 यूनानी चिकित्सालय चल रहे हैं। यूनानी पैथी की पढ़ाई उर्दू भाषा में होती है। उर्दू का ताल्लुक 15 पॉइंट प्रोग्राम से भी है। जब हमने ये पता किया कि उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में 253 यूनानी चिकित्सालयों में नर्स कितनी है, फार्मासिस्ट कितने हैं, तो पता लगा कि नर्स एक भी नहीं है, फार्मासिस्ट किसी एक हॉस्पिटल में नहीं है। फिर और ज़्यादा गहराई में जाने के बाद ये पता लगा कि नर्स और फार्मासिस्ट के पद ही जनरेट नहीं किए गए हैं। तो बड़ी हैरानी हुई। इस सब से क्षुब्ध होकर के हमने सरकार से एडवोकेसी की कि आखिर ये कैसे ऐसे 25 बेड के हॉस्पिटल हैं आपके जिसमें एक नर्स नहीं है। अगर लेडी को यूरिनरी कैथेटर की ज़रूरत हो तो नर्स की ज़रूरत है, एबॉर्ट कर जाए तो नर्स की ज़रूरत है, और डिलीवरी हो तो नर्स की ज़रूरत है। इसका मतलब आप आधी आबादी को इन यूनानी हॉस्पिटल आने से रोक रहे हैं। सरकार के साथ एडवोकेसी की गई, कोई नतीजा न मिलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल की है। और ये भी हैरानी की बात है कि इन 253 यूनानी चिकित्सालयों में 52% पद रिक्त हैं। इसी रिसर्च के दौरान ये पाया कि वक्फ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर 7 लाख एकड़ आज़ादी के वक्त हुआ करती थी। ये वक्फ प्रॉपर्टी न बेची जा सकती, न ट्रांसफ़र की जा सकती, न हिबा की जा सकती, लेकिन इस सब के बावजूद आज समथिंग 2 लाख एकड़ बाकी है। सच्चर ने अपनी रिकमेंडेशन पर कहा था कि वक्फ प्रॉपर्टी के लिए डाटा कंप्यूटरीकृत स्कीम चलाई जाए। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन करते हुए डाटा कंप्यूटरीकृत स्कीम तो चलाई, लेकिन उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। नतीजा 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी चालू किया गया। जब आरटीआई से पता लगा तो बताया गया कि ये 2017 तक चलेगी और इसमें भी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। हैरानी हुई कि ये ऐसी कौन सी योजना है कि जिसमें आप जो है टाइम फिक्स नहीं करते, जबकि तेज़ी के साथ इस पर राज्य सरकारें और माफिया काबिज हो रहे हैं। अगर ब्लैक मनी विदेशों से लाना ज़रूरी है, हम भी जानते हैं कि ब्लैक मनी आनी चाहिए, तो ये लगा हमें कि वक्फ प्रॉपर्टी मुद्दा भी बहुत बड़ा है और ये भी ब्लैक मनी के समान है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी एक जगह की जाए, निगम बनाया जाए और लोगों को जो इसके मुस्तहिक हैं उन तक पहुंचाई जाए, तो मैं समझता हूं भारत सरकार को माइनॉरिटी या मुसलमानों के नाम पे किसी अलग से स्कीम चलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। भारत सरकार ने सच्चर की रिकमेंडेशन पर जो भी काम किए वो सिर्फ दिखावा और नाकाफ़ी हैं। अगर हमने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अभी पीआईएल की है, एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़ी सीरियसली लेते हुए भारत सरकार और देश के 28-29 सभी वक्फ बोर्डों से जवाब तलब किया है। प्रेशर सरकार पे यह आया इस वक्फ प्रॉपर्टी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने का कि भारत सरकार कुछ प्रेशर में आई, उसने एक निगम बनाया कुछ और इसको एक जगह डाटा इकट्ठा करने की बात कही है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। इन तमाम चीज़ों से जो सौहार्द मंच के साथ रिसर्च करने का इस 1-1.5 साल में मौका मिला, तो ये समझ बनी कि माइनॉरिटी के नाम पर जो भी योजनाएं चलती हैं वो सिर्फ हवाई और दिखावा है। इसी वजह से क्षुब्ध होकर
18 दिसंबर को जो इंटरनेशनल सतह पे माइनॉरिटी डे मनाया जाता है, हमने ये फैसला किया था कि जंतर मंतर पे 100-125 लोग इकट्ठा होकर सरकार के इस झूठ के पुलंदे को सरकार तक मुंह पे मारते हुए माइनॉरिटी डे का बहिष्कार करेंगे। वो हमने बहिष्कार किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर शामली में कम्युनल वायलेंस हुए, उसमें मैंने आरटीआई फाइल की। ज़िला इंतज़ामिया से लेके उत्तर प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर हाउस, राष्ट्रपति हाउस, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, बाल आयोग और मानव अधिकार आयोग, इनकी रिपोर्ट एकदम हैरान करने वाली है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये चारों आयोग, चाहे सेंटर के हों या स्टेट के हों, सिर्फ नॉन फंक्शनल आयोग हैं। किसी ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ दिखावे के लिए एक कमेटी गठित हुई और वो वहाँ का सर्वे करती है, लेकिन वो कमेटी रिपोर्ट नहीं पेश करती। भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय से एक टीम जाती है और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करती। राष्ट्रीय महिला आयोग, जो राष्ट्र महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई, 100 से ज़्यादा महिलाओं के साथ वहाँ रेप हुए, वो सितंबर में गई, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, ना भारत सरकार को, ना उत्तर प्रदेश सरकार को, ना जिला इंतज़ामिया को। यही हाल है राज्य में जितने भी आयोग हैं, इन सब से 6 पॉइंट पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मांगी, किसी का एक भी जवाब संतोषजनक नहीं। किसी ने काम नहीं किया, किसी ने काम की शुरुआत नहीं की, किसी ने दिखावे के लिए विजिट की, लेकिन रिपोर्ट तैयार करके संबंधित विभाग को, संबंधित सरकार को किसी ने कोई प्रस्तुत नहीं की। तो इससे मैं ये सीधे तरीके से कह सकता हूँ, सरकारी सतह पे साजिशन प्लानिंग के तहत माइनॉरिटी, बल्कि बिलखुसूस मुसलमानों के लिए जो है डबल स्टैंडर्ड है और इसको ख़त्म करने के लिए बड़े काम की ज़रूरत है।